Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 10 regarding the course Principles of Inventory and Material Management LSM 736. So we are going to start with the lecture number 10. Lecture number 10 स्टार्ट करेंगे. लास्ट टाइम जो हम लोगों ने रोका था हमने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पे, कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग मैंने कहां, कैसे और किस तरह से रोकनी है, किस तरह से उसे स्टॉप करनी है और किस बेसिस पे स्टॉप करके हमने आगे लेकर चलना है. जो अगेन बुक्स जो उसके लिए आइडेंटिफाई की वो है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन बाय टोनी आर्नल्ड एंड इट्स 6th एडिशन. ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करूंगा और वो ऑलरेडी आपके कोर्स पैक के साथ अटैच होगी. सो दैट इज द थिंग जो हम लोग यूज करें. साथ ही हम लोग के पास ऑपरेशन मैनेजमेंट फ्रॉम फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 11th एडिशन बाय शेज, यानी शेज की बुक है, ये भी यूज कर रहे हैं और साथ ही 11th एडिशन बाय हेजियर, और ये भी हमने यूज करना है. दोनों को साथ साथ चल रहे हैं. लास्ट टाइम हमने कवर अप किया था कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, जिसमें हमने एग्जांपल्स देखी थी कैसे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान करनी है, रफ कट प्लानिंग कैसे करनी है, राउंड कट प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, और उन प्लानिंग्स को लेकर हमने कैसे और किस तरह से आगे लेकर हम जा रहे हैं. So these are the things that we have identified before. Today we are going to start with the things that is about material requirement planning, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा फर्दर क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी. So starting with the objectives को लेके हम स्टार्ट करेंगे. MRP स्ट्रक्चर, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, किन बेसिस पे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग वर्क करती है, किस तरह से वर्क करती है, कैसे वर्क करके वो आगे लेकर चलते हैं. डिटर्मिनिंग ग्रॉस रिक्वायरमेंट कैसे डिटर्मिन करनी है और किन बेसिस पे डिटर्मिन करनी है. नेट रिक्वायरमेंट प्लान, कि व्हाट इज द नेट रिक्वायरमेंट प्लान कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है और कौन सी बेसिस पे वर्क करता है. MRP एंड GIT, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, GIT मींस जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम. जब हम बात करते हैं जस्ट इन टाइम की, तो जस्ट इन टाइम इसका याद रखिएगा, आगे भी मैं यूज करूं तो इसका मतलब यही होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम. तो MRP स्ट्रक्चर, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्ट्रक्चर, डिटर्मिनिंग ग्रॉस रिक्वायरमेंट जो भी हमारे पास आ रही है, नेट रिक्वायरमेंट प्लान कि जो भी नेट रिक्वायरमेंट प्लान है उसमें क्या आ रहा है, और MRP एंड GIT के मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम, इनके बीच का क्या लिंक है. एंड लॉट साइजिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब हम बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय लॉट साइजिंग हैज इट्स ओन वैल्यूज. यानी अगर मैं बात करूं कि लॉट साइजिंग का क्या मतलब होगा, तो डेफिनेटली लॉट साइजिंग हैज इट्स ओन मीनिंग और यू कैन से हैज इट्स ओन वैल्यू, कि आपने एक लॉट किस अमाउंट की यूज करनी है. अभी हमने बात की थी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कैसे करना है, यानी कि हमने उसी के हिसाब से हम आगे लेकर इसे चल रहे हैं. और उसी में जब मटेरियल रिक्वायरमेंट की बात आ रही है तो लॉट साइजिंग, अच्छा याद रखिएगा, लॉट मींस कि जब हम बात कर रहे होते हैं कि किसी चीज की कितनी क्वांटिटी मंगानी. सपोज वो कहते हैं जी, जैसे हम लोग कहते हैं ग्रोसरी में 2 किलो प्याज, 3 किलो, तो 2 किलो प्याज इज द लाइक अ लॉट, तो इतनी दैट इज नॉट टू बी अ लॉट. अब यहां पे हम कहते हैं इसी के हिसाब से लॉट साइजिंग, कि लॉट्स का साइज कैसे होगा, यानी कितने यूनिट्स आने चाहिए, कितने यूनिट्स डेवलप होने चाहिए और किन बेसिस पे यूनिट्स डेवलप होने चाहिए. तो दीज आर नोन टू बी एज अ लॉट साइजिंग टेक्निक. क्या कहते हैं उसे हम, लॉट साइजिंग टेक्निक. ये हमारे पास लॉट साइजिंग टेक्निक है, और लॉट साइजिंग टेक्निक हमारे पास इस तरह से और इन बेसिस पे आइडेंटिफाई होती है. सो मूविंग फर्दर, अब आगे देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है और किन बेसिस पे इन्वॉल्व है. नाउ MRP स्ट्रक्चर, पहली चीज जो हमने बात की थी कि MRP स्ट्रक्चर क्या होता है और किन बेसिस पे वर्क कर रहा होता है, कैसे MRP स्ट्रक्चर वर्क कर. अच्छा यहां पे देखिएगा, अच्छा बहुत बड़े वेब से डरने वाली बात नहीं है कि यार ये कैसे समझ आएगा, कैसे होगा. दीज आर अ वेरी सिंपल थिंग, these are the very simple thing. Just identify the things कि वो कैसे बन रही हैं. ये सारा का सारा जो प्रोसेस MRP स्ट्रक्चर का, ये सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर आ रहा है कि आपने इन्वेंट्री की डॉक्यूमेंटेशंस या मटेरियल की डॉक्यूमेंटेशंस किन बेसिस पे करनी है और कैसे करनी है. हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंटेशंस, के डॉक्यूमेंटेशंस किन बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई होकर हमारे सामने चलेंगी. सो स्टार्टिंग विद द MRP स्ट्रक्चर्स, पहली चीज हम बात करेंगे डाटा फाइल्स की. अब डाटा फाइल्स का मतलब है किस तरह का डाटा है. BOM ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या कहा था इसे हमने, याद करें, दैट इज था बिल ऑफ मटेरियल. क्या था ये हमारे पास, बिल ऑफ मटेरियल. याद करें, आपको हमने 5th या 6th लेक्चर में ये बात की थी कि बिल ऑफ मटेरियल हमारे पास ये चीज आ रही है या ये चीज आइडेंटिफाई हो रही है, ठीक है ना. उसके बाद आ रहा है लीड टाइम्स. क्या आ रहा है हमारे पास, लीड
टाइम्स आ रहा है कि लीड टाइम्स क्या है, और लीड टाइम्स भी मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूं पहले ही फर्स्ट लेक्चर में बात की थी मैंने कि लीड टाइम क्या होता है, द टाइम इट टेक्स फॉर द डिलीवरी, कि डिलीवरी टाइम कितना है, जैसे डोमिनोज 30 मिनट इट्स लीड टाइम। कोई आता है टीसीएस कहता है जी आप अगर अपने एरिया में हैं तो आपको 1 डे में मिल जाएगा, दैट इज 1 डे इज द लीड टाइम। सेम इज द केस कि कोई भी आप प्रोडक्शन या कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें 1 डे में पहुंच जाएगा, तो 1 डे इज देयर लीड टाइम, तो वो लीड टाइम हम कहते हैं यहाँ पे आइटम मास्टर फाइल। उसके बाद है इन्वेंट्री डाटा। इन्वेंट्री किस टाइप की है, प्रोफाइल ऑफ इन्वेंट्री, वो कहलाता है इन्वेंट्री डाटा, कि इन्वेंट्री डाटा हमारे पास कैसे, किस तरह से और किन बेसिस पे मैनेज होता है और मैनेज होकर आगे चलता है, तो दैट इज नोन टू बी एज ए इन्वेंट्री डाटा। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है दैट इज नोन टू बी एज अ परचेजिंग डाटा। क्या कहते हैं उसे हम, परचेजिंग डाटा। अब परचेजिंग डाटा का मतलब है किस टाइप से परचेज किए, कैसे परचेज किए, क्या मोड ऑफ परचेजिंग यूज किया गया, कौन सी परचेज टेक्निक यूज की गई है, वो सारा का सारा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। यानी परचेज प्रोफाइल के परचेज की क्या डिटेल है, परचेज डिटेल्स जितनी भी है वो दैट इज नोन टू बी एज अ परचेज डाटा। तो क्या कहलाता है, परचेज डाटा। और इन्वेंट्री डाटा की बात करते हैं तो ऑल इन्वेंट्री प्रोफाइल, क्या कहेंगे इसे हम, ऑल इन्वेंट्री प्रोफाइल के जो भी हमारे पास इन्वेंट्री प्रोफाइल है हमने वो यूज करना है। यानी परचेज डिटेल्स भी आ गई, इन्वेंट्री प्रोफाइल भी आ गई, लीड टाइम्स, डाटा फाइल्स और बिल ऑफ मटेरियल, यानी ये चारों चीजें हमारे पास आ रही। अब मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एमआरपी, एमआरपी सिर्फ और सिर्फ खुद को नहीं मैनेज कर रहा बल्कि इन सारों का डाटा एमआरपी में आ रहा है। कहां है, मटेरियल प्रोडक्शन शेड्यूल में जितना भी है हमारे पास वो यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास एमपीएस इतना आ रहा है और यहीं पे आ रही है हमारे पास, और इसी को कहेंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी जो भी सॉफ्टवेयर है जिससे हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारा का सारा इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और उन्हीं की बेस पे हम उसे आगे लेकर चलेंगे। मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर चीज या हर आइटम को हम वन बाय वन देखेंगे। अब जाहिर बात है इतनी सारी इनपुट्स डाटा दिया है तो जाहिर बात है वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो कोई चीज प्रिंट करके भी तो निकालेगा। जब वो प्रिंट करके निकालेगा तो वो क्या चीज होगी, किन बेसिस पे होगी, कैसे होगी, वो हमने देखना है, वो हमने आइडेंटिफाई करना और वो आइडेंटिफाई करके हमने उसे आगे लेकर चलना है। अब बात करते हैं पहली चीज एमआरपी। एमआरपी बाय पीरियड रिपोर्ट, अब पीरियड रिपोर्ट आती है, बाय डाटा रिपोर्ट आती है, बाय प्लान्ड ऑर्डर रिपोर्ट आती है, परचेज एडवाइस एंड एक्सपर्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट। यानी इन सारी जो मटेरियल्स या इन सारी जो डाटा के अंदर इनपुट किए है वो हमें कितनी रिपोर्ट दे रहा है, 1 2 3 4 5, यानी वो जो प्रिंट करके निकालेगा वो हमारे पास जो हमारे काम की रिपोर्ट्स है वो कितनी निकालेगा, दैट इज 5 रिपोर्ट्स निकालेगा, जिसमें से एक पीरियड बेस्ड रिपोर्ट होगी कि इस तारीख से इस तारीख तक हमारे पास कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग रही है। नेक्स्ट थिंग दैट इज मटेरियल बाय डाटा रिपोर्ट, दैट मींस कि हमारे पास मटेरियल की क्या क्वांटिटी पड़ी है बाय डाटा रिपोर्ट, डाटा रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास क्या पड़ी है। प्लान्ड ऑर्डर रिपोर्ट, कि हमारे पास प्लान्ड ऑर्डर्स कितने आए हैं और कितने प्लान्ड ऑर्डर्स हमारे पास अभी भी पेंडिंग में पड़े हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कितना प्लान ऑर्डर रिपोर्ट पड़ी है तो डेफिनेटली मैं वहां पे देखना चाहूंगा कि मेरे पास कितनी प्लान ऑर्डर रिपोर्ट पड़ी है, और जितनी प्लान ऑर्डर रिपोर्ट पड़ी होगी मैं उसी को लेकर आगे जा रहा हूं। सो अगेन एमआरपी बाय पीरियड रिपोर्ट, एमआरपी बाय डाटा रिपोर्ट और प्लान ऑर्डर रिपोर्ट। क्या आएगा, तीसरी चीज प्लान ऑर्डर रिपोर्ट। और नेक्स्ट थिंग इज द परचेज एडवाइस, क्या कहेंगे इसे हम, परचेज एडवाइस, कि परचेज वाउचर क्या था, उस पर डिटेल्स क्या थी, किन बेसिस पे उस पे काउंट हुआ है और कैसे काउंट करके हमारे आगे लेकर चले। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आ रही, क्या चीज आ रही है हमारे पास, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। ऑर्डर अर्ली और लेट इज और नॉट नीडेड, यानी जो ऑर्डर अर्ली है या लेट है या नीड जरूरत नहीं है उस सारी की डिटेल्स हमारे पास इसमें एग्जिस्ट करेंगी। ऑर्डर्स क्वांटिटी टू स्मॉल और टू लार्ज, यानी कि हमारे पास या तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, यानी इन सारी चीजों की डिटेल्स जो है वो किसमें अवेलेबल होंगी, दैट इज ऑन द एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। किसमें अवेलेबल होंगी, दैट इज ऑन द एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स को ही हम आगे लेकर चलेंगे। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, ऑर्डर अर्ली और लेट और नॉट नीडेड, या ऑर्डर क्वांटिटी टू स्मॉल और टू लार्ज, या तो ऑर्डर क्वांटिटी बहुत स्मॉल है या बहुत लार्ज है, यानी ये दोनों केसेस में एग्जिस्ट कर रहा है। यानी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हैं ऑर्डर अर्ली और लेट और नॉट नीडेड, यानी अर्ली है या लेट है या नॉट नीडेड है। ऑर्डर क्वांटिटी टू स्मॉल और टू लार्ज, या तो वो ऑर्डर क्वांटिटी बहुत स्मॉल है या बहुत लार्ज है।
उसके बाद आती है डिटर्मिनिंग ग्रॉस रिक्वायरमेंट। अब ग्रॉस रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपके पास एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कितनी है। हाउ यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट, कि कितनी एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट और कितनी एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, दैट हाउ दिस रिक्वायरमेंट शुड बी मेट, हाउ दिस रिक्वायरमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड, कि हमने किस बेसिस पे उसकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे एग्जांपल लेके चल रहा है, स्टार्ट विद द प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर अ एंड आइटम 50 यूनिट्स ऑफ आइटम ए इन वीक 8। अब क्या हुआ, 50 यूनिट्स ऑफ आइटम ए इन वीक 8, यानी इतनी रिक्वायरमेंट होगी हमें। यूज द लीड टाइम फॉर द आइटम। अब लीड टाइम ऑफ आइटम, डिटरमिन द वीक इन विच द ऑर्डर शुड बी रिलीज्ड, यानी बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन योर लीड टाइम। आपने ये बताना है कि मुझे अगला ऑर्डर किस टाइम देना है, ऑर्डर टाइम आपने बताना है कि ऑर्डर टाइम कितना हमारे पास होना चाहिए। 1 वीक लीड टाइम मींस ऑर्डर फॉर 50 यूनिट शुड बी रिलीज्ड इन 7 वीक्स, यानी कि 7th वीक में आपको ऑर्डर दे देना चाहिए, यानी वीक 7 में आपने ऑर्डर इसे प्रोवाइड कर देना है, बिकॉज 7 डेज उसे आने में लगेंगे, ताकि अगला जब महीना शुरू हो या दोबारा जो हमारे पास मटेरियल खत्म होगा तो अगला मटेरियल हमारे पास रेडी अवेलेबल पड़ा हो। दिस स्टेप इज ऑफन कॉल्ड लीड टाइम ऑफसेट। क्या कहते हैं इसे, लीड टाइम ऑफसेट और टाइम फेजिंग। कि लीड टाइम ऑफसेट है कि जब आप लीड टाइम का मार्जिन रख के आप अगला ऑर्डर प्लेस कर दें, ताकि आपके पास नया जो ऑर्डर है वो उसी के हिसाब से एडजस्टेड हो या आइडेंटिफाइड हो। तो लीड टाइम ऑफसेट्स और टाइम फेजिंग, वो दोनों चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होंगी और दोनों को हम आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलेंगे। दिस स्टेप इज ऑफन कॉल्ड एज लीड टाइम ऑफसेट और अ टाइम फेजिंग। क्या कहेंगे इसे हम, टाइम फेजिंग या लीड टाइम ऑफसेट, यानी दोनों चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही हैं और आइडेंटिफाई होकर आगे चलेंगी। दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम ऑफसेट और टाइम फेजिंग। लीड टाइम ऑफसेट भी और टाइम फेजिंग भी एग्जिस्टेंस में आ रहा है। नेक्स्ट इज फ्रॉम BOM, बिल ऑफ मटेरियल। अब यहां पे क्या आ रहा है, बिल ऑफ एवरी आइटम ए रिक्वायर्स 2 आइटम, BS 100 आइटम्स B आर रिक्वायर्ड इन वीक 7 to satisfy the order list of for item A, यानी from bill of material every item A requires 2 item B's 100 items, यानी कि 100 आइटम्स होंगे, यानी कि 2 आइटम्स ऑफ B चाहिए, यानी एवरी A रिक्वायर कितना कर रहा है, B, यानी कि दोनों आपस में को-लिंक्ड है, यानी क्या है, कोरिलेट कर रही है आपस में। कि अगर मैं बात करूं कि एक आइटम अगर आपने A का चाहिए तो उसको कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए B आइटम के आपको 2 यूनिट्स चाहिए, तो 100 आइटम्स ऑफ B चाहिए होंगी टू सर्व 50 यूनिट्स ऑफ A, यानी कि 100 आइटम्स रिक्वायर्ड हैं फॉर सर्विंग 50 यूनिट्स ऑफ A। और इसका मतलब है हमें 100 आइटम्स भी वीक 7 में ही ऑर्डर कर देने होंगे। कब करने होंगे, वीक 7 में ही ऑर्डर कर देने होंगे, ताकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज या एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन आ सके कि हमारे पास क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। टू सेटिस्फाई द ऑर्डर लीज ऑफ आइटम ए, ताकि वो ऐसे ऑर्डर लीज को सेटिस्फाई कर सके। द लीड टाइम फॉर B इज 2 वीक। अब यहां पे क्या आ रहा है, लीड टाइम ऑफ B कितना, अब यहां पे देखें A से फर्क है इसका टाइम, इसका टाइम कितना आ रहा है, 2 वीक्स। A का टाइम था आपके पास 1 वीक, इसका आ रहा है 2 वीक्स। अब इसका मतलब है इसका ऑर्डर आपको 14 डेज पहले करना है और A का ऑर्डर आपको 7 डेज पहले करना है टू रिलीज 100 यूनिट्स। तो इसका मतलब है आइटम B को कब रिलीज करना है, हमने वीक 5 पे, ताकि 7th वीक में हमारे पास चीजें नजर आ रही हैं। द टाइमिंग एंड क्वांटिटी फॉर कंपोनेंट रिक्वायरमेंट आर डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर रिलीज ऑफ पेरेंट्स, यानी टाइम and quantity for company requirements are determined by order list। क्या order list इसे determine करेगा of the parents, यानी order list of the parents ही इसमें आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे पास कैसे, किस तरह से और किन बेसिस पे आइडेंटिफिकेशंस जारी हैं और किन बेसिस पे इन्होंने आइडेंटिफाई होना है। सो द टाइमिंग एंड क्वांटिटी फॉर कंपोनेंट रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर लीज ऑफ द पेरेंट्स। कि ऑर्डर लीज ऑफ द पेरेंट्स भी इसमें आता जा रहा है और उसी के हिसाब से हमने देखना है कि ऑर्डर किस टाइम रिलीज हो रहा है और किस टाइम रिलीज होकर हमारे पास नजर आ रहा है। तो दैट मींस दैट इज डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर लीज ऑफ द पेरेंट्स। के पेरेंट कंपनी, अभी डोंट कंफ्यूज इट, पेरेंट मींस parent company, don't confuse it with any other meaning, that is a parent company। parent company means जो आपके पास main company है या main supplier है, that is meant by a parent, so don't confuse it with any other word, that is meant by parent company। so moving further, अब आ रहा है जी आगे देखें, द प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू द एंटायर बिल ऑफ मटेरियल, यानी कि जब तक आपके पास ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक एंटायर बिल ऑफ मटेरियल एट टाइम ऑफन कॉल्ड एज एक्सप्लोजन, यानी ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल का टाइम है और वो लेवल 1 पे है। ऑफन कॉल्ड एज एक्सप्लोजन, क्या कहा जाता है उसे, एक्सप्लोजन। बाय प्रोसेसिंग द बिल ऑफ मटेरियल बाय लेवल, बाय प्रोसेसिंग द
bill of material by level, items with multiple parents are only processed once, saving time and resources and reducing the confusion. अब क्या कह रहा है, by processing the bill of material by level. अब bill of material को level by level define करेंगे, तो items from multiple, जो different sources से आ रहे हो, यानी multiple parents means different sources are only processed once, यानी एक दफा process की जाएंगे, saving time और resources, यानी time भी को भी save करो और resources भी save करो, and reducing confusion, और confusions को भी हमने reduce या reduction की side पर लेकर आना है. लो लेवल कोडिंग क्या आ रहा है यहाँ पे बात, लो लेवल कोडिंग इंश्योर्स दैट ईच आइटम अपीयर्स एट ओनली वन लेवल इन द BOM. यानी लो लेवल कोडिंग का मतलब क्या है, इंश्योर्स दैट ईच आइटम अपीयर्स एट ओनली वन लेवल, किस पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, एट ओनली वन लेवल इन द BOM, यानी कि वन लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा होगा इन बिल ऑफ मटेरियल के. हर आइटम का एक सर्टेन लेवल होगा और वो आइटम उसी लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा होगा बिल ऑफ मटेरियल, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल का हमने फॉर्मेट भी देखा था कि बिल ऑफ मटेरियल हमने कैसे और किन बेसिस पे बनाया था और कैसे बना के उसे हमने आइडेंटिफाई करके आगे लेकर गए थे. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप थिंग्स. तो ये था हमारे पास डिटरमिनिंग ग्रॉस रिक्वायरमेंट. ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमने ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान किन बेसिस पे डेवलप करना है और कैसे डेवलप करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल प्लानिंग या मटेरियल मैनेजमेंट, कि मटेरियल के हमने कैसे मटेरियल को मैनेज करके आगे लेकर चलना है. ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान है वीक 1, 2, 3, 4, कितने 8 वीक्स लिखे हुए. रिक्वायर्ड डेट, वो कहता है जी आपके पास 50 यूनिट्स जो है वो यहां तक कवर होंगे हमारे पास एक आइटम के, किसके, हमारे पास A आइटम के, हमें 8th वीक में चाहिए होंगे. तो लीड टाइम यहां पे कितना है, 1 वीक है. दूसरे के हमें चाहिए कब होंगे, 5th वीक में, ताकि 7th वीक में हमें मिल जाए. कब मिल जाए वो हमारे पास, 7th वीक में मिल जाए, ताकि 8th वीक में दोनों कंबाइन होके हमारे पास आगे डेवलपमेंट शुरू हो जाए. यानी 5th वीक में ऑर्डर करेंगे तो 7th वीक में हमें मिलेगा. सी रिक्वायरमेंट कब आ रही है वो देखें, जब 1 वीक का डिले है, यानी हमें क्या ऑर्डर रिलीज डेट कब है, दैट इज ऑफ 150, और रिक्वायर्ड डेट कब है हमारे पास 150 एट 7th वीक. सेम गोज विद द वीक 2 वीक्स का यहाँ पे टाइमिंग्स है. यहाँ पे देखें हर एक की 2 वीक्स है, तो 3rd वीक और 23rd, यानी हर एक को हमने उसको पहले कर दिया और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर दिया उसे फर्दर में. यानी यूं समझ लें कि ये जो सारे आइटम्स हैं ये 1 by 1 रिक्वायर्ड है. क्या रिक्वायर्ड है हमें, 1 by 1 रिक्वायर्ड है, और 1 by 1 रिक्वायर्ड है, एक से पहले एक से पहले एक से पहले एक, हमें ये चाहिए. यानी इन अदर वर्ड्स हमें हर टाइम पे चाहिए कि हमारे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए और कितनी अमाउंट हमारे पास डेवलप होनी चाहिए. अब देखें कंबाइन होते जा रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन हो रही है. गौर से देखें तो अगर मैं यहाँ पे को बताऊं, अब ये देखें ये सेम डे पे एक तरह से पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं, उसका ऑर्डर रिलीज हो रहा है. इसी तरह यहां पे भी देखें ये सेम डे पे पहुंच रहे हैं, यहां पे रिलीज हो रहा है, यहां ऑर्डर पहुंच रहा है. यहां पे देखें 2 वीक्स का, तो यहां पे 2 वीक्स का डिफरेंस आ रहा है. एंड सेम गोज ओवर हियर, यानी कि हमारे पास हर जगह पे हम कह रहे हैं कि यहां पे 3 वीक्स है, तो हमने क्या किया, यहां पे 3rd वीक पे ये था और 6th वीक पे हमारे पास ये पहुंच गया. अब ये ब्लेड भी हो सकता था ऑर्डर, लेकिन जाहिर बात है ये एक कंपोनेंट है. क्या है हमारे पास, एक कंपोनेंट है. तो एक कंपोनेंट को कंप्लीट बनने के लिए 1 या 2 वीक्स बिफोर रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जिस टाइम उसे रिक्वायरमेंट हमने उसी को लेकर आगे चलना है कि जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं. इसी तरह देखिए सेम है, डी की रिलीज डेट क्या है, 2 वीक्स 3rd वीक है, और ऑर्डर रिलीज डेट ऑफ जी क्या है वो दैट इज 300. मींस जो चीज सबसे पहले चाहिए वो सबसे पहले आएगी, और जो चीज उसके बाद चाहिए वो उसके बाद ही एडजस्ट होगी. नेट रिक्वायरमेंट प्लान आता है. अब नेट रिक्वायरमेंट प्लान क्या है, लीड टाइम, ऑन हैंड, सेफ्टी स्टॉक, एलोकेटेड, लो लेवल कोड, आइटम कोड. अब यहां देखें प्रोजेक्ट इन हैंड, आपके पास सारी चीजें बता रही जी ये सेम आ रही है. अब हमारे पास लॉट फॉर सेल कितनी, 100 यहां चाहिए, यहां 80 चाहिए, यहां 120 चाहिए, यहां देखें ये 65 था, तो हमने कहा जी वीक 5 में इसका ऑर्डर कर दें, और इसका हमने वीक 6 में हमने ऑर्डर कर दिया, और इसका हमने वीक 7 में ऑर्डर कर दिया. तो वही चीज है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट से हम प्लान रिक्वायरमेंट की तरफ आ रहे हैं, और हर चीज उसी की बेस पे डेवलप हो रही है कि हमारे पास ऑन हैंड कितना है और हमारे पास वैल्यूज किस तरह से एडजस्ट हो रही है. मींस इन अदर वर्ड्स जितनी भी रिक्वायरमेंट आनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, और 1 वीक बिफोर आप उसे अनाउंस कर दें कि हमारे पास हाँ जी इतनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, और इतनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होने के बाद हम आगे जा चुके हैं. तो मींस ईच एंड एवरी टाइम ये रिक्वायरमेंट्स हमारे पास एडजस्ट होना जरूरी है, दैट दिस रिक्वायरमेंट मस्ट बी एडजस्टेड, यानी इस रिक्वायरमेंट को एडजस्ट होना जरूरी है और लाजमी एडजस्ट होना चाहिए.
अब यहाँ देखें आगे फर्दर, अब वही आगे चल रहा है, यहाँ पे देखें एकदम से उसकी चेंज हुई, हमने कहा जी ये 2 वीक्स का टाइम है तो 2 वीक्स बिफोर है, ये भी 2 वीक्स बिफोर है, ये 3 वीक्स बिफोर है, ये भी 1 वीक बिफोर है, ये भी 1 वीक बिफोर है, ये 2 वीक्स बिफोर है। यानी हर एक का देखें तो वीक वाइज आपके पास नेट रिक्वायरमेंट प्लान वेरी कर रहा है या वेरीड फॉर्म में आपके पास आगे चलता जा रहा है कि आपकी नेट रिक्वायरमेंट कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई होगी। तो मींस दिस इज नोन टू बी एज अ नेट रिक्वायरमेंट प्लान। ये पूरा का पूरा जो 2 स्लाइड्स थी आपके पास नेट रिक्वायरमेंट प्लान बता रहे हैं कि नेट रिक्वायरमेंट प्लान कैसे किस तरह से हमारे पास आगे लेकर चल रहे हैं और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। सो दैट इज नोन टू बी एज अ नेट रिक्वायरमेंट प्लान। अब दैट डिटरमिनिंग नेट रिक्वायरमेंट स्टार्ट विद द प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर द ईयर एंड। अभी ये 50 यूनिट्स हमने देखा था। बिकॉज देयर आर 10 आइटम्स इन ए ऑन हैंड ओनली 40 आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। अभी तो हमने कहा था कि 50 यूनिट्स रिक्वायर्ड है, एक वीक बिफोर जो है वो हमें चाहिए तो हम वीक 7 में ऑर्डर कर देंगे। बिकॉज वो कहते हैं शायद आपके पास अगर 10 ऑलरेडी आइटम एक पड़े तो 4 इज रिक्वायर्ड। कितने आए? 4 इज रिक्वायर्ड के 4 ही हमें चाहिए बिकॉज 10 आपके पास ऑलरेडी ऑन हैंड है और इसी को कहते हैं नेट रिक्वायरमेंट। आप पहले भी देखें तो उसने ऑर्डर कितना किया हुआ था? 40 किया हुआ था 50 के बजाय। क्यों? वो कह रहा था जी ऑलरेडी जो चीज पड़ी है आपके पास उसे दोबारा क्यों ऑर्डर करें, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, दैट इज डेवलप्ड द नेट रिक्वायरमेंट प्लान। कि नेट रिक्वायरमेंट प्लान हमारे पास कैसे और किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो 40 आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो नेट रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस रिक्वायरमेंट माइनस ऑन हैंड इन्वेंट्री। यानी कि इनको हमने देखना है कि नेट रिक्वायरमेंट कैसे निकलना है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट माइनस ऑन हैंड इन्वेंट्री। अच्छा ये डोंट टेक इट, इट्स अ माइनस, इट्स अ हाइफन, ठीक है। तो ऑन हैंड जब भी लिखा जाता है तो बीच में हाइफन डाला जाता है। एक्चुअल में दिस इज अ माइनस साइन, ये माइनस साइन है, ये आपके पास माइनस साइन में आ रहा है। तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट माइनस ऑन हैंड इन्वेंट्री, तो जो भी आता है वो कहलाता है नेट रिक्वायरमेंट। क्या कहलाता है वो? नेट रिक्वायरमेंट। द प्लान्ड ऑर्डर रिसीव्ड फॉर आइटम ए इन वीक 1 इज द 40 यूनिट्स। कैसे निकला यहाँ पे? 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40 यूनिट्स। यानी कि 50 में से 10 निकाल दिए तो कितना बचा? 40 यूनिट्स बचा। कि 40 यूनिट्स हमारे पास इस तरह से हमारे पास अवेलेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। तो दैट इज नोन टू बी 50 माइनस 10 दैट इज 40 यूनिट्स। की 40 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग है डिटर्मिनिंग नेट रिक्वायरमेंट फॉलोइंग द लीड टाइम ऑफसेट प्रोसीजर। अब क्या करना है? लीड टाइम ऑफसेट प्रोसीजर। अब लीड टाइम ऑफसेट प्रोसीजर क्या होता है? अगेन अभी ऑफसेट का बात की थी कि लीड टाइम ऑफसेट प्रोसीजर ये कि जितने टाइम आपको पता है कि लीड टाइम आना है उतना ही टाइम पहले आप ऑर्डर दे दें। तो दैट इज नीड टू बी एन लीड टाइम ऑफसेट प्रोसीजर। द प्लान्ड ऑर्डर रिलीज फॉर आइटम ए इज नाउ 40 यूनिट्स एट वीक 7। यानी कि वीक 7 में कितना ऑर्डर देना है आपने? 40 का। कि 40 यूनिट्स का अपने आइटम का लीड टाइम लेना है। द ग्रॉस रिक्वायरमेंट फॉर आइटम बी इज नाउ 80। यानी कितना रिक्वायर्ड है? 80 चाहिए। बिकॉज पहले 50 था तो 100 था, अब 40 है तो ये कितना हो गया? 80। बिकॉज इट इज कंकरेंट टू दैट, क्योंकि एक आइटम ऑफ ए के साथ बी के हमें 2 आइटम्स चाहिए होंगे। तो अगर 40 ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 80 ऑर्डर्स होंगे बी के। देयर आर 15 यूनिट्स ऑफ आइटम बी ऑन हैंड। यानी आइटम बी के कितने हमारे पास? 15 यूनिट्स हमारे पास ऑन हैंड है। तो दैट मीन्स 80 में से 15 निकाल दो तो कितना बचे? 65। तो यानी वीक 7 में हम कितना ऑर्डर दें आपके पास आनी चाहिए नेट रिक्वायरमेंट? दैट इज 65 ऑन वीक 7। यानी वीक 7 में हमें 65 यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगे। द प्लान्ड ऑर्डर रिसीट ऑफ 65 यूनिट्स इन वीक 7 जनरेट्स प्लान्ड ऑर्डर रिलीज ऑफ 65 यूनिट्स इन वीक 5। यानी वीक 5 में आपने कितने का ऑर्डर देने? 65 का। A planned order receipt of 65 units in week 7 generates planned order release of 65 units in week 5. The on-hand record for inventory B is updated and reflects the use of 15 item in inventory and shows no on-hand in week 8. अब यानी वो कह रहा है कि 15 यूनिट्स लीड टाइम के दौरान यूज हो गए हैं, तो कह रहा है उसके बाद नो ऑन हैंड इन्वेंट्री नजर आ रही है ऑन वीक 8. दिस इज रेफर्ड टू एज ग्रॉस टू नेट कैलकुलेशन. क्या कहते हैं? ग्रॉस टू नेट कैलकुलेशन एंड इज थर्ड बेसिक फंक्शन ऑफ एमआरपी प्रोसेस. यानी ग्रॉस टू नेट फंक्शन कैलकुलेशन है और एमआरपी का ये थर्ड बेसिक फंक्शन है. क्या है ये आपके पास? थर्ड बेसिक फंक्शन है. और ये क्या है? ग्रॉस टू नेट कैलकुलेशन से ही हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं. यानी कि दैट इज हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड. नाउ नेट रिक्वायरमेंट प्लान बनता कैसे? द लॉजिक फॉर नेट रिक्वायरमेंट. इसमें कुछ फार्मूला आता है, कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं. लेट्स सी क्या फार्मूला आ रहा है. द लॉजिक फॉर नेट रिक्वायरमेंट, ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लस एलोकेशंस डिवाइड इज नोन टू बी एज अ टोटल रिक्वायरमेंट. क्या करेंगे? इसे टोटल रिक्वायरमेंट माइनस ऑन हैंड प्लस शेड्यूल रिसीट इज इक्वल टू नोन टू बी एज अ
अवेलेबल इन्वेंट्री, तो दैट इज नोन टू बी एज अ नेट रिक्वायरमेंट। तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लस कोई चीज अगर एलोकेटेड की हुई है तो दोनों को ऐड करें तो टोटल रिक्वायरमेंट बन जाती है, माइनस अवेलेबल इन्वेंट्री, अवेलेबल में ऑन हैंड या कोई शेड्यूल रिसीट है, वो दोनों चीजें इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट रिक्वायरमेंट। क्या आ जाएगी हमारे पास? नेट रिक्वायरमेंट। अब आ रहा है जी ग्रॉस रिक्वायरमेंट स्केड्यूल। स्केड्यूल ग्रॉस रिक्वायरमेंट कैसे बनता है? अब अगेन ए, बी और सी, लीड टाइम 4 फॉर ए, मास्टर शेड्यूल क्या है यहाँ पे 5, 6, 40 यहाँ चाहिए, 58 में चाहिए और यहाँ पे हमारे पास 11th में कितना चाहिए? दैट इज 15। अब एस है अगेन बी और सी, लीड टाइम 6 फॉर एस, मास्टर शेड्यूल क्या है जी हमारे पास 40 यहाँ चाहिए, 11 20 चाहिए और 13 30 चाहिए। मास्टर शेड्यूल फॉर बी सॉलिड डायरेक्टली 1 2 यानी कि ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट कैसे बनी? वीक 1 में हमारे पास 10 ही थी जो ऑन हैंड थी, नेक्स्ट में हमारे पास 40 प्लस 10 50 आ गई, नेक्स्ट में हमारे पास कितनी बची? 40 ही रही, देन उसके बाद हमारे पास 50 आया एंड देन उसके बाद हमारे पास अगेन 45 आ रहा है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान। बुक में देखिएगा ये आपको ज्यादा डिटेल में है और वहां पे ज्यादा आपको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगा, तो डू रीड द बुक ताकि आपको पता लगे ग्रॉस रिक्वायरमेंट शेड्यूल कैसे किस तरह से डेवलप होता है। और ये देखिए यहां से भी उठ के एक चीजें आ रही है, 40 यहां से आ रहा है एंड यहां से हमारे पास 20 आया और यहां से हमारे पास 45 आया है। और इसी तरह हमारे पास सेम है कि 1 2 यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है? जो सॉलिड डायरेक्टली, यानी हर तरह की आइटम की हमने डिवीजन कर दी। क्या कर दिया हमने? हर एक आइटम की हमने डिवीजन कर दी ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास किस किस तरह के और किन बेसिस पे आइटम्स अवेलेबल हैं या अवेलेबल होने चाहिए। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग शीट। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग शीट कब किस तरह से डेवलप होता है? लॉट साइज क्या है जी हमारे पास? लीड टाइम 1 है, ऑन एंड 0 है, एलोकेटेड 10 है, लो लेवल 0 है एंड दिस इज Z। तो ग्रॉस रिक्वायरमेंट ऑन हैंड यहाँ पे कुछ नहीं है, नेट रिक्वायरमेंट 90 की है, प्लान ऑर्डर 90 का और यहाँ पे सारी चीजें 90। तो दैट इज नोन टू बी एज अ MRP प्लानिंग शीट। सेफ्टी स्टॉक, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेफ्टी स्टॉक की जब भी हम बात करते हैं, सेफ्टी स्टॉक मींस कि वो स्टॉक जो आपको खुदा ना खास्ता जब आपके पास लीड टाइम वाला डिले हो जाए या लीड टाइम से ज्यादा ले ले आपकी डिलीवरी में, तो सेफ्टी स्टॉक विल बी यूज्ड टू कवर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पीरियड, यानी उस पीरियड की रिक्वायरमेंट हम उसी के हिसाब से देख रहे होते हैं। BOM इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स परचेज एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी में नॉट बी परफेक्ट, कि जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो। कंसिडरेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक मे बी प्रूडेंट। अब यहां पे कह रहा है कि सेफ्टी स्टॉक की जो कंसिडरेशन है दैट मे बी प्रूडेंट, कि वो हमारे पास प्रूडेंट हो सकती है, यानी कि हम कहेंगे ठीक है जी हमने अपनी मर्जी से रख ली थी, कोई पता नहीं कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, हमने कहा जी 2 दिन का रखा 3 दिन का रखा, पता लगा हफ्ते भर ऑर्डर डिले हो गया, तो सेफ्टी स्टॉक तो पूरा नहीं होगा, तो दैट मींस उसकी एस्टिमेशन प्रूडेंट होती है। शुड बी मिनिमाइज्ड एंड अल्टीमेटली एलिमिनेटेड। सेफ्टी स्टॉक कम से कम हो, बिकॉज उसकी जब भी आप रखेंगे सेफ्टी स्टॉक उसका आपको खर्चा वेयर हाउसिंग का, उसके लिए एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज, बिकॉज उसे रखना पड़ेगा, फिर पैरिशिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको अल्टीमेटली 0 रखें, इतनी एफिशिएंसी लेके आए कि आपका लीड टाइम से डिले ना हो। टिपिकली बिल्ड इनटू प्रोजेक्टेड ऑन हैंड इन्वेंट्री, यानी टिपिकली बिल्ड इनटू प्रोजेक्टेड ऑन हैंड इन्वेंट्री, क्या आपको पता हो कि मेरे पास ऑन हैंड इन्वेंट्री के अंदर ही ये चीजें एडजस्टेड हैं और उसी के हिसाब से एडजस्ट होकर आगे चल रही हैं। तो हमने यहाँ पे ये दोनों चीजें देखनी है कि टिपिकली बिल्ड इनटू प्रोजेक्टेड ऑन हैंड इन्वेंट्री के बिल्ड करें ऑन हैंड इन्वेंट्री के हिसाब से और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलें। MRP इज द डायनामिक सिस्टम, यानी कि MRP जो है वो हमारे पास क्या है? डायनामिक सिस्टम है। फैसिलिटेट प्लानिंग व्हेन चेंजेस अकर, यानी कि तब फैसिलिटेट करता है प्लानिंग को व्हेन चेंजेस अकर। सिस्टम नर्वसनेस कैन रिजल्ट फ्रॉम टू मेनी चेंजेस, यानी सिस्टम नर्वसनेस जो है कैन रिजल्ट फ्रॉम टू मेनी चेंजेस, यानी कि वो रिजल्ट कर सकती है टू मेनी चेंजेस में। टाइम फेंसेस पुट लिमिट्स ऑन रीप्लानिंग, यानी जो टाइम फेंसेस है दैट पुट प्लान लिमिट ऑन द रीप्लानिंग। पेगिंग लिंक ईच आइटम टू इट्स पेरेंट अलाउइंग इफेक्टिवनेस एनालिसिस, यानी हर चीज को जोड़ना है उसके सप्लायर के साथ, तो वो इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं, यानी इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ा देते हैं या इफेक्टिवनेस को बढ़ाकर आगे ले जाते हैं। तो MRP इज द डायनामिक सिस्टम। फैसिलिटेट रीप्लानिंग, ये किसको करता है? अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रीप्लानिंग व्हेन चेंजेस अकर। सिस्टम नर्वसनेस क्या चीज है? सिस्टम नर्वसनेस कैन रिजल्ट फ्रॉम टू मेनी चेंजेस, और ये किस पे रिजल्ट करता है? टू मेनी चेंजेस पे। टाइम फेंसेस पुट लिमिट ऑन रीप्लानिंग, यानी टाइम फेंसेस क्या करता है? दैट पुट लिमिट ऑन रीप्लानिंग, रीप्लानिंग में फिट होता है। पेगिंग लिंक्स ईच आइटम, यानी पेगिंग करते हैं लिंक्स ईच आइटम की टू इट्स पेरेंट अलाउइंग इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ द चेंजेस, के इफेक्टिव एनालिसिस हो चेंजेस की, उसके हिसाब से हम देख रहे होते हैं कैसे हमारे पास आ रही है। MRP एंड JIT। MRP इज द
प्लानिंग सिस्टम दैट डज नॉट डू डिटेल्स शेड्यूलिंग, यानी कि प्लानिंग सिस्टम है लेकिन इसका काम शेड्यूलिंग नहीं है। शेड्यूलिंग का भी जैसे हमने मटेरियल प्रोडक्शन शेड्यूलिंग अलग चीज है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग अलग चीज है। इसका काम ये नहीं है कि वो डिटेल्ड शेड्यूल दे, शेड्यूलिंग इज द समथिंग डिफरेंट जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज द प्लानिंग सिस्टम दैट डज नॉट डू डिटेल्ड शेड्यूलिंग। एमआरपी रिक्वायर्ड फिक्स्ड लीड टाइम, रिक्वायरमेंट प्लानिंग जब भी करनी है उसके लिए आपको लीड टाइम फिक्स चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि पहले 2 दिन में आया था, 5 दिन में आएगा, फिर 8 दिन में आएगा, नहीं। विच माइट एक्चुअली वेरी विद बैच साइज, विच माइट एक्चुअली वेरी, जो एक्चुअली वेरी करेगा विद बैच साइज के हिसाब से वेरी कर जाएगा। एमआरपी रिक्वायर्स फिक्स लीड टाइम विच माइट एक्चुअली वेरी विद बैच साइज, जो वेरी कर जाएगा विद बैच साइज। जीआईटी एक्सेल एट रैपिडली मूविंग स्मॉल बैचेस, यानी कि जीआईटी कब एक्सेल करता है? जीआईटी एक्सेल एट रैपिडली, किसपे? रैपिडली मूविंग स्मॉल बैचेस ऑफ मटेरियल थ्रू सिस्टम, यानी सिर्फ जीआईटी उनके लिए है जो स्मॉल बैचेस में चीजें जा रही हैं, यानी 2 चीजें जा रही हैं, 4 यूनिट चाहिए, जैसे कार्स हैं, कार्स में क्या होगा 4-6 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं, इस तरह से चल रहा है। इसके अलावा तो नहीं चल रहा कार्स में। तो किसका मतलब है कि जीआईटी एक्सेल एट रैपिडली मूविंग स्मॉल बैचेस ऑफ मटेरियल, कि स्मॉल बैचेस ऑफ मटेरियल के हिसाब से चलेगा थ्रू द सिस्टम्स, किसके थ्रू? थ्रू द सिस्टम हमारे पास चलेगा और थ्रू द सिस्टम ही हम उसे आगे लेकर चलेंगे। किस तरह से हमारे पास ये सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से डेवलप होकर हमारे पास आगे चल रहे हैं। उसके बाद है जी फिनिट कैपेसिटी शेड्यूलिंग। एमआरपी सिस्टम डू नॉट कंसीडर कैपेसिटी ड्यूरिंग नॉर्मल प्लानिंग साइकिल, यानी एमआरपी डू नॉट कंसीडर कैपेसिटी, वो कैपेसिटी को नहीं देख रहा होता, वो देख रहा होता है कि हमारे पास नॉर्मल प्लानिंग साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, वो कैपेसिटी को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा होता। फिनिट कैपेसिटी शेड्यूलिंग रिकॉग्नाइज एक्चुअल कैपेसिटी, सिर्फ जब ये शेड्यूलिंग होगी तो उसके अंदर वो रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ जी देयर इज अ सम लिमिट नोन टू बी एज अ कैपेसिटी। क्या कहेंगे उसे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ कैपेसिटी। बाय मर्जिंग एमआरपी एंड एफसीएस अ फिनिश शेड्यूल इज क्रिएटेड विद फिजिबल कैपेसिटी। वो कह रहा है बाय मर्जिंग एमआरपी and FCS, by merging MRP and FCS, a finite schedule is created with feasible capacity which facilitate rapid material movement। वो क्या करता है? which facilitates rapid material movement by merging MRP and FCS। merge करें जब MRP और FCS को, a finite schedule is created, यानी finite schedule बना दिया जाता है with feasible capacity which facilitate rapid material movement, जो facilitate करेगा rapid material movement, क्योंकि rapid material movement हमारी किस तरह से और कैसे डेवलप होगी। स्मॉल बकेट अप्रोच कहलाती है। एमआरपी बकेट्स आर रिड्यूस्ड टू डेली, अब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है ना, तो इट इज नोन आल्सो नोन टू बी एज अ बकेट, आर रिड्यूस्ड फॉर टू डेली और आवरली। द मोस्ट कॉमन प्लानिंग पीरियड टाइम बकेट फॉर प्लानिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट इज द वीकली, यानी कि जो नॉर्मल जो यूज की जाती है वो कितनी यूज की जाती है? दैट इज वीकली बेसिस पे किया जाता है। प्लान्ड रिसीट्स आर यूज्ड इंटरनली टू सीक्वेंस प्रोडक्शन, यानी प्लान्ड रिसीट्स को हम यूज करते हैं इंटरनली, कब यूज करते हैं? इंटरनली टू सीक्वेंस प्रोडक्शन, क्या कर सके हम? ताकि प्रोडक्शन को हम सीक्वेंस में ला सकेंगे। सीक्वेंस कैसे? तो प्लान्ड रिसीट्स आर यूज्ड इंटरनली उसे रिड्यूस करना है टू सीक्वेंस प्रोडक्शन, क्या करना है हमने? सीक्वेंस करना है प्रोडक्शन को। इन्वेंट्री इज मूव्ड थ्रू द प्लांट ऑन जीआईटी बेसिस, यानी इन्वेंट्री को हमेशा उस हिसाब से मूव करना है जैसे जस्ट इन टाइम को यूज करते हैं, यानी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करते हुए आपने इन्वेंट्री को फर्दर मूव करना है या फर्दर मूव करके आगे लेकर आना है। कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स आर मूव टू फिनिश गुड्स, यानी कंप्लीटेड जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर मूव टू फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री विच रिड्यूसेस रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर सब्सिक्वेंट प्लान्ड ऑर्डर्स, यानी कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स आर मूव टू फिनिश गुड्स, यानी फिनिश गुड्स में ले जाएंगे उसे। इन्वेंट्री विच रिड्यूसेस रिक्वायर्ड क्वांटिटीज फॉर सब्सिक्वेंट प्लान्ड ऑर्डर, विच रिड्यूस क्या करता है? वो रिड्यूसेस रिक्वायर्ड क्वांटिटीज फॉर सब्सिक्वेंट प्लान्ड ऑर्डर, रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को रिड्यूस करेगा फॉर सब्सिक्वेंट प्लान्ड ऑर्डर, किसके लिए? सब्सिक्वेंट प्लान्ड ऑर्डर के हिसाब से उसे हम आगे लेकर चलेंगे। बैक फ्लशिंग बेस्ड ऑन बिल ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू डिडक्ट इन्वेंट्री दैट वाज यूज्ड इन प्रोडक्शन। बैक फ्लश इसलिए यूज किया जाता है ताकि पता लगे कि बिल ऑफ मटेरियल से कि हमें पिछली बारी में या पिछले सेशंस में इन्वेंट्री से कितनी प्रोडक्शन हुई है और क्या एफिशिएंसी रही है, मींस हमने उसकी एफिशिएंसी को काउंट करना होता है।
बैलेंस्ड फ्लो यूज्ड इन रेपिटेटिव ऑपरेशन, किसमें यूज किया जाता है? रेपिटेटिव ऑपरेशंस में। एमआरपी प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग जीआईटी टेक्निक, यानी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमेशा जीआईटी के थ्रू ही यूज होता है, विच इज बेस्ड ऑन पुल प्रिंसिपल, कि जैसी ऑर्डर आए तभी आप इन्वेंट्री खींच के लाओ। मैं ऐसे ही कहूंगा ताकि आपको पता लगे पुल क्यों यूज किया गया वर्ड, ताकि वो मटेरियल को वापस खींच कर लाए। फ्लो आर केयरफुली बैलेंस्ड विद स्मॉल लॉट साइज, यानी फ्लोज आर केयरफुली बैलेंस्ड विद स्मॉल लॉट साइज, के फ्लोज जो हमेशा केयरफुली बैलेंस की जाएंगे विद स्मॉल लॉट साइज, किसके साथ? स्मॉल लॉट साइज के हिसाब से वो केयरफुली बैलेंस कर ली जाएंगे कि किस तरह से हमने किन बेसिस पे इन्हें बैलेंस करके आगे लेकर चलना है। सुपरमार्केट, items used by many products are held in a common area often called to a supermarket, जो हम कहते हैं। Items with withdrawn as needed, items जब भी चाहिए होंगे वो withdraw हो जाएंगे। Inventory is maintained using GIT system and procedure, inventory is maintained using just in time inventory system and procedure, उसी के प्रोसीजर को यूज करेंगे। Common items are not planned by MRP system, common items are not planned बाय द एमआरपी सिस्टम, के वो एमआरपी सिस्टम के हिसाब से प्लान नहीं की जाती या एमआरपी सिस्टम के थ्रू प्लानिंग नहीं की जाती। लॉट साइजिंग टेक्निक, जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि लॉट साइजिंग टेक्निक हमें चाहिए होगी। लॉट साइजिंग हम कैसे कर रहे हैं? लॉट फॉर लॉट टेक्निक, यू ऑर्डर जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेट रिक्वायरमेंट, कि लॉट टू फॉर लॉट साइज का मतलब ये होता है कि जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेट रिक्वायरमेंट, कि नेट रिक्वायरमेंट की बेस पे कितनी आपको लॉट बड़ी चाहिए, 50 यूनिट्स की चाहिए, 100 यूनिट्स की चाहिए, 150 यूनिट्स की चाहिए, कितनी यूनिट्स की चाहिए। मे नॉट ऑलवेज बी फिजिबल, कभी भी जरूरी नहीं कि हर दफा वो फिजिबल हो। इट्स सेटअप कॉस्ट इज हाई, आर हाई, उसकी सेटअप कॉस्ट क्या होती है? हाई होती है। लॉट फॉर लॉट कैन बी एक्सपेंसिव, यानी इसकी सेटअप कॉस्ट भी हाई है और लॉट फॉर लॉट कॉस्ट जो होती है वो नॉर्मली एक्सपेंसिव होती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू, expects a known constant demand and MRP system often deals with unknown and variable demand. क्या हुआ? EOQ expects a known constant demand, यानी क्या कर सकते हैं? known constant demand, and यानी कि जब आपको पता हो कि मेरे पास डिमांड इतनी ही होनी, यानी जब तक आपको डिमांड नहीं पता होगा EOQ वर्क नहीं करेगा। मैं कहता हूं जी मुझे साल भर में 2000 यूनिट चाहिए, तो दैट मस्ट बी नोन। अगर ये मुझे नोन नहीं होगा तो EOQ वर्क नहीं करेगा। हमने नाम बहुत सुना हुआ था EOQ का, लेकिन EOQ के लिए हमें कांस्टेंट डिमांड मस्ट होती है। एंड MRP सिस्टम ऑफन डील्स विद अननोन एंड वेरिएबल डिमांड, किसके साथ डील कर होता है? अननोन एंड वेरिएबल डिमांड के साथ। तो EOQ जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता या प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज ऑफ अननोन डिमांड। पार्ट पीरियड बैलेंसिंग, PPB, लुक एट द फ्यूचर ऑर्डर टू डिटरमिन मोस्ट इकोनॉमिक लॉट साइज, यानी फ्यूचर के ऑर्डर्स कितने आने उस हिसाब से लॉट साइज को डेवलप करते हैं, उसे कहते हैं हम पार्ट पीरियड बैलेंसिंग। क्या कहते हैं उसे हम? पार्ट पीरियड बैलेंसिंग, जिसके थ्रू हम लोग फ्यूचर के ऑर्डर्स के थ्रू इकोनॉमिक लॉट साइज डेवलप करते हैं। द वैगनर विंटिन एल्गोरिथम इज अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये लीनियर प्रोग्रामिंग की टाइप है जो फिनिट टाइम हॉरिजन के अंदर कंप्यूटेशनल बर्डन सम के थ्रू आपकी लॉट साइज को डेवलप कर रहा होता है। कि ये इसका काम भी क्या होता है? लॉट साइज को डिटरमिन करना है या उसको डेवलप करना है, जिस तरह की हमारी लॉट साइज है हमने उसी के हिसाब से उसे डेवलप करके आगे लेकर चलना है। ये मींस हमारे पास इन्हीं के थ्रू हमारे पास लॉट साइजिंग होनी है। लॉट फॉर लॉट एग्जांपल, अब ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स हमने डेवलप करनी थी, ये थी हमारे पास। प्रोजेक्टेड ऑन हैंड, इतने इतने हमारे पास रहेंगे। नेट रिक्वायरमेंट इतनी आई हमारे पास जिसमें से हमने ग्रॉस में से ऑन हैंड निकाल दिया, और उसके बाद प्लान ऑर्डर रिसीट हमारे पास इतनी आई है एंड प्लान ऑर्डर रिलीजेस हमारे पास इतने बेस्ड ऑन लीड टाइम। लीड टाइम को डेवलप करते जाएंगे और उसी के हिसाब से हमने कहा जी कि ये हमारे पास लीड टाइम्स डेवलप होंगे। होल्डिंग कॉस्ट $1 पर वीक, सेटअप कॉस्ट 100 है, लीड टाइम 1 वीक है, यानी हर चीज की हमें कॉस्टिंग इसमें दी हुई है। No on-hand inventory is carried through the system. Total holding cost equals to 0. There are 7 setups. क्या कह रहा है? 7 setups in this plan. Total setup is equal to 7 into 100. That is 700. That is setup cost. यानी setup cost हमारी इतनी है। अब EOQ lot size. अब यहाँ क्या है? ग्रॉस रिक्वायरमेंट इतनी आ चुकी है हमारे पास, प्रोजेक्टेड ऑन हैंड इतनी है, नेट रिक्वायरमेंट इतनी है। EOQ कहता है जी आपके पास 73 का हर दफा मंगाए। कितना मंगाए आप? 73 का हर दफा मंगाए। होल्डिंग कॉस्ट 1 पर वीक है, 700 है, लीड टाइम 1 वीक है। एवरेज ग्रॉस वीकली कितना है? 27 है ना। EOQ इज द 73 यूनिट्स। कितना आ रहा है? 73 यूनिट्स हमारे पास नजर आ रहा है कि इतने हमारे पास डेवलप होगा, और इसलिए एनुअल डिमांड 1404 है। सेटअप प्लस होल्डिंग कॉस्ट
total cost divided by 73, 1404 divided by 73 into 100 and 732 divided by 100 into 1252। तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट आएगी सेटअप कॉस्ट या EOQ की कॉस्ट आएगी वो कितनी है $730। कितनी है हमारे पास $730। अगेन पीवी एग्जांपल आ रही, वही अगेन ग्रॉस रिक्वायरमेंट गिवन है। अब उसी के हिसाब से हमने क्या किया हुआ इसमें कि यहां पे हमारे पास प्रोजेक्टेड ऑन हैंड 35 है, होल्डिंग कॉस्ट अगेन 1 है, सेटअप इतना, लीड टाइम इतना, EBB कितने यूनिट्स हैं दैट इज ऑफ 100 यूनिट्स हैं। अब लॉट साइज कैसे डेवलप हो रही है यहाँ पे देखें, पीरियड्स कंबाइन 2 2 3 4 5 80 की लॉट है, 100 है और यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 170 आ रही है। यानी देन वी आर गोइंग टू कंबाइन, आपकी कॉस्ट जो है वो ओवरऑल रिड्यूस करने की कोशिश होगी। यानी जब आप कंबाइन लॉट्स मंगाएंगे कि 2 3 4 यानी हर पीरियड को कंबाइन करके मंगाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास लॉट साइज वेरी करेगा या डिफरेंट करेगा, और उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। अब यहां भी देखें 6 7 8 9 एक साथ में लगे 220 आ गई एंड द लास्ट वन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 490। अगेन यहाँ पे प्लान ऑर्डर रिलीजेस हैं, और से देखें तो वही हुआ है, यहाँ पे पीरियड ऑन हैंड नेट रिक्वायरमेंट 30 40 55 आ रही है, प्लान ऑर्डर रिसीट 80 100 55 एंड प्लान ऑर्डर रिलीज 80 100 एंड 55 आ रहे हैं। लॉट साइजिंग सभी लॉट टू लॉट कितनी आ रही है जी, अगर लॉट से लॉट के हिसाब से मंगाए 700, EOQ 730 का पड़ रहा है और PBB कितना पड़ रहा है 490 का बन रहा है। ये 490 के हिसाब से चलेंगे हमारे पास कि कितना हमारे पास आ रही है हमारे पास पार्ट पीरियड balancing. Wagner would yield a plan that is has a total cost of 445. कितना कॉस्ट है उसकी? That is 445. In theory, lot size should be recomputed whenever there is a lot size or order quantity change. नहीं, lot size हमेशा redo करना है या recompute करना है when lot order size या order quantity change करते हैं. In practice, this result in system nervousness and instability. यानी इसका results क्या होता है? System की nervousness आती है और instability आती है. Lot for lot should be used when low cost GIT can be achieved. Lot for lot should be used, यानी lot for lot should be used when low cost GIT कैन बी अचीव्ड, यानी कि लो कॉस्ट जीआईटी को अचीव किया जा सकता है या अचीव हो सकती है। लॉट साइज कैन बी मॉडिफाइड टू अलाउ फॉर स्क्रैप प्रोसेस कंस्ट्रेंट एंड परचेज लॉट, यानी लॉट तब मॉडिफाई की जाती है जब अलाउस फॉर द स्क्रैप, यानी स्क्रैप भी हो, प्रोसेस कंस्ट्रेंट्स आ जाए या परचेज लॉट्स आ जाए, ये परचेज लॉट्स भी एग्जिस्ट कर रही हो। यूज लॉट साइजिंग विद केयर, यानी लॉट साइजिंग हमेशा जो है वो केयर कर, एज इट कैन कॉज कंसिडरेबल डिस्टॉर्शन ऑफ रिक्वायरमेंट एट लो लेवल ऑफ बीएम, यानी कि वो अपनी कंसिडरेबल डिस्टॉर्शन जनरेट कर सकती है बिकॉज ऑफ एट लो लेवल ऑफ बीएम के, बीएम का जब लो लेवल हो तो उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा लो लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन जनरेट हो सकती है। व्हेन सेटअप कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट एंड डिमांड इज रीजनेबली स्मूथ, यानी ये जब सेटअप कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होगी और डिमांड इज रीजनेबली स्मूथ, कि डिमांड जो है वो रीजनेबली स्मूथ होगी। पीवीबी वैगनर शुड गिव अ रीजनेबल रिजल्ट्स, यानी ये तीनों मेथड जो है वो आपको रीजनेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ एमआरपी, एमआरपी की एक्सटेंशन है क्लोज लूप एमआरपी। एमआरपी सिस्टम प्रोवाइड इनपुट टू द कैपेसिटी प्लान, एमपीएस एंड प्रोडक्शन, यानी कि जब एमआरपी जो है इनपुट्स प्रोवाइड करे टू ऑल दीज सिस्टम। कैपेसिटी प्लानिंग, एमआरपी सिस्टम जनरेट्स अ लोड रिपोर्ट विच डिटेल्स कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि वो लोड रिपोर्ट को जनरेट करे विच जनरेट्स अ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। एमआरपी सिस्टम जनरेट्स अ लोड रिपोर्ट विच डिटेल्स कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स को भी बताए कि इतनी डिटेल्स हैं। दिस इज यूज्ड टू डिराइव द कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस, ये किस लिए यूज किया जाता है? टू डिराइव द कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस की कैपेसिटी प्लानिंग हमारी इस बेसिस पे होनी है। चेंजेस पास बैक थ्रू द एमआरपी सिस्टम फॉर रीस्केड्यूलिंग, यानी चेंजेस पास बैक थ्रू एमआरपी सिस्टम फॉर रीस्केड्यूलिंग, रीस्केड्यूलिंग के लिए एमआरपी सिस्टम्स को डेवलप करना है। Once MRP system is in place, inventory data can be augmented by other useful information, कि inventory data को हम further बढ़ा सकते हैं by किससे? Based on labor hour, material cost, capital cost, virtually any resource available. Source system is generally called MRP2 और material requirement planning. इस system को क्या कहते हैं हम? MRP2 या material requirement planning. अब उसके बाद आ रहा है यहाँ पे देखिए यूनिट, लेबर, मशीन, फिजिक, पेएबल। अब यहाँ पे हर एक जगह पे बता रहे हैं कि कितने वीक 8 में हमें क्या जरूरत है, वीक 7 पे हमें क्या जरूरत है और वीक 5 में क्या यूज है, यानी कि हर एक कंपोनेंट को उसने बता दिया कि जिस वीक में हमें चाहिए उस वीक में हमें उसमें एक्चुअली में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और किन किन रिक्वायरमेंट्स को हमने लेकर आगे चलना है, यानी हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग एडजस्टेड।
क्लोज लूप एमआरपी, एमआरपी क्लोज लूप क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान है, प्रायोरिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग, फर्स्ट कट, डिजायर्ड रियलिस्टिक, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स, दोनों को साथ साथ लेके देंगे, प्राइसिंग कंट्रोल, कैपेसिटी कंट्रोल, प्रायोरिटी कंट्रोल, कैपेसिटी कंट्रोल, डिस्पैच लिस्ट, इनपुट लिस्ट एंड इस स्पेसिफिक कैपेसिटी एडिक्वेट और इस स्पेसिफिक एवरेज कैपेसिटी एडिक्वेट, यानी दिस इज नोन टू बी एज अ क्लोज लूप एमआरपी सिस्टम, की ये क्लोज लूप एमआरपी सिस्टम्स हमारे पास आ रहे हैं। अब यहां देखें क्लोज लूप एमआरपी में पहले प्रायोरिटी प्लानिंग, डिजायर्ड मास्टर प्रोडक्शन, रिसोर्स प्लानिंग, फर्स्ट आउट कैपेसिटी, रियलिस्टिक है यस है तो मटेरियल रिक्वायरमेंट की तरफ जाएंगे, और रिसोर्स प्लानिंग और फर्स्ट कट कैपेसिटी इज देयर। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट डेवलप होगी, जब मटेरियल रिक्वायरमेंट आई तो मटेरियल रिक्वायरमेंट के बाद क्या चीज डेवलप हुई, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट डेवलप हुई, एंड उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ रही है, उसके बाद आ रही है, उसके बाद हमने कहा जी कैपेसिटी प्रायोरिटी कंट्रोल और कैपेसिटी कंट्रोल दोनों है। प्रायोरिटी कौन सी सबसे पहले कौन सी बनानी है और उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी क्या है, दैट इज बीइंग आइडेंटिफाइड, जिसमें डिस्पैच लिस्ट आ रही है, इनपुट लिस्ट आ रही है, इस स्पेसिफिक कैपेसिटी एडिक्वेट क्या, जो स्पेसिफिक कैपेसिटी वो एडिक्वेट है, इस एवरेज कैपेसिटी एडिक्वेट क्या, एवरेज कैपेसिटी हमारे पास एडिक्वेट है कि नहीं है। अब यहां देखें रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्रोफाइल, अब यहां क्या है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्रोफाइल कैसे बनाना है, पीरियड्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां क्या है, लॉट 1 2 3 3 4, अब यहां क्या है हमारे पास रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्रोफाइल की किस किस तरह से हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट्स को हमने कैसे और किन बेसिस पे लेकर आगे चलना है। अब यहां देखें, इट इज पॉसिबल टू स्प्लिट लॉट 6 एंड 11 एंड मूव देम अर्लियर इन द शेड्यूल, यानी कि 6 और 11 को हम लोग मूव करके अर्लियर शेड्यूल में जा सकते हैं, यानी स्टार्ट के शेड्यूल में। दस वुड अवॉइड एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम विद लेट ऑर्डर, यानी कि वो जो लेट ऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे वो बच जाएगा, बट वुड इंक्रीज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन उस स्पेसिफिक पीरियड पे वो अपनी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ा लेगा, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। स्मूथिंग टेक्सटेस आ रही है, ओवरलैपिंग, सेंड पार्ट्स ऑफ वर्क टू फॉलोइंग ऑपरेशंस बिफोर द एंटायर लॉट इज कंप्लीट, यानी कि सेंड पार्ट ऑफ वर्क टू फॉलोइंग ऑपरेशंस बिफोर द एंटायर लॉट इज कंप्लीट, रिड्यूस लीड टाइम। अब ये यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें स्मूथिंग टेस्टिंग, यानी कि सेंड पार्ट ऑफ वर्क फॉलोइंग ऑपरेशन बिफोर और एंटायर लॉट इज कंप्लीट। ऑपरेशंस को स्प्लिट करने की कोशिश करें, सेंड द लॉट टू 2 डिफरेंट मशीन्स फॉर सेम ऑपरेशन, शॉर्टर थ्रूपुट टाइम बट इंक्रीज सेटअप कॉस्ट, यानी थ्रूपुट टाइम तो रिड्यूस कर जाएगा, यानी कि लेकिन आपके पास ओवरऑल सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑर्डर और लॉट स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग अप द ऑर्डर इनटू स्मॉल लॉट्स एंड रनिंग पार्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, यानी ब्रेकिंग अप द ऑर्डर इनटू स्मॉलर लॉट्स, यानी कि उसे किस में कन्वर्ट कर दें, स्मॉलर लॉट्स एंड रनिंग पार्ट्स अहेड ऑफ शेड्यूल, के शेड्यूल से अहेड पे उसे रनिंग पार्ट्स पे लेकर आए। एमआरपी इन सर्विसेज, सर्विस सेक्टर में भी एमआरपी होता है। सम सर्विसेज और सर्विस आइटम्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द डिमांड एंड अदर सर्विसेज, यानी कि सम सर्विसेज आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज की डिमांड पे डिपेंडेंसी आती है। देयर कैन बी ट्रीटेड एज डिपेंडेंट डिमांड सर्विसेज और आइटम्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, होटल्स, यानी कि दीज आर नोन टू बी एज अ डिपेंडेंट डिमांड आइटम या डिपेंडेंट डिमांड सर्विसेज, के डिपेंडेंट डिमांड सर्विसेज हमारे पास कैसे और कितनी आ रही हैं। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री, वेल पिकेंटे यहां पे आ रहा है, कुक्ड लिंगवानी यहां पे आ रहा है, स्पिनिच, प्रिपेयर्ड व्हील, अनकुक्ड सॉस व्हील, यानी दीज आर द नोन टू बी द प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री कैसे बनता है, किन बेसिस पे प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ट्री डेवलप होता है, और इसी में एसेट शेफ वर्क एंड दैट मींस हेल्पर्स 1। बिल ऑफ मटेरियल, अब यहां पे देखिए हर एक की आइटम है, क्वांटिटी कितनी चाहिए वो लिखी हुई है, यूनिट ऑफ मेजर सर्विंग्स चाहिए हमें, सर्विंग्स में चाहिए, और यहां पे हमें दे दिया कि कितनी यूनिट कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ असेंबल डिश, यहाँ पे देखिए अब सेटअप टाइम भी आ गया, रन टाइम भी आ रहा है, सेटअप टाइम, रन टाइम एंड दैट इज अगेन सेटअप टाइम एंड रन टाइम फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल, यानी हर फंक्शन के लिए, हर ऑपरेशन के लिए हमें ये रिक्वायर्ड होगी। डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डीआरपी क्या होता है, यूजिंग डिपेंडेंट डिमांड टेक्निक थ्रू सप्लाई चेन, डिपेंडेंट डिमांड टेक्निक को थ्रू सप्लाई चेन। एक्सपेक्टेड डिमांड और सेल फोरकास्ट बिकम ग्रॉस रिक्वायरमेंट, यानी एक्सपेक्टेड डिमांड या ग्रॉस रिक्वायरमेंट, यानी कि सेल्स फोरकास्ट या एक्सपेक्टेड डिमांड है वो आपकी ग्रॉस रिक्वायरमेंट का पार्ट बन जाएगी। मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू मीट
कंप्लीट कंज्यूमर सर्विस लेवल, यानी मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। क्या चीज आई? मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू मीट कस्टमर सर्विसेज। किसको मीट कर सके? कस्टमर सर्विसेज को। एक्यूरेट लीड टाइम्स एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, यानी कि डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर कितनी और कैसे है। एन एक्सटेंशन ऑफ MRP सिस्टम टू टाई इन कस्टमर एंड सप्लायर, यानी कि MRP सिस्टम का मतलब क्या है? टू टाई इन कस्टमर एंड सप्लायर, के सप्लायर और कस्टमर को टाई इन करना है। अलाउस ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैनी प्रोडक्शन बिजनेस प्रोसेस, यानी ऑटोमेशन ऑफ एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैनी बिजनेस प्रोसेस के ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन लेके जाया जाए मैनी प्रोसेसेस में। शेयर कॉमन डेटा बेसिस एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कॉमन डेटा बेसिस हो और बिजनेस प्रैक्टिसेस भी सेम हो। प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, कब करें? प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। कोऑर्डिनेट बिजनेसेस फ्रॉम सप्लायर इवैल्यूएशन टू कस्टमर इनवॉइसिंग, यानी कोऑर्डिनेट कर बिजनेस फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से बिजनेस में कोऑर्डिनेट करें। एंड इवैल्यूएशन टू कस्टमर इनवॉइसिंग, यानी किस में इवैल्यूएट करें? कस्टमर इनवॉइसिंग में। ERP मॉड्यूल्स इंक्लूड बेसिक MRP, यानी जो ERP का जो मॉड्यूल है उसके अंदर क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, फाइनेंस होता है, HR होता है, सप्लाई चेन होता है और CRM होता है। मींस दीज आर द पार्ट ऑफ ERP, और इनको मिला के हमारे पास क्या बन रहा होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या बन रही होती है हमारे पास? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड MRP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और MRP के बीच में क्या रिलेशनशिप है? गौर से देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन सारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है, ये फाइनेंस का है, ये सप्लाई चेन का है और ये सारा MRP है। इन सारी, और ये पूरा का पूरा जो पूरा ग्राफ है, यानी पूरा का पूरा सिस्टम है, ये है हमारे पास ERP। अब ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। और मटेरियल रिक्वायरमेंट के अंदर ये है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिल ऑफ मटेरियल, वर्क ऑर्डर्स। अब वो कहां से मिलेगा? वर्क ऑर्डर जितना है उतना पेरोल बनेगा, और उतना ही हमारे पास क्या चीज आ रहा है? परचेज ऑफ लीड टाइम है, अकाउंट पेबल बढ़ गया। तो ये सारी चीजें हमारे पास इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। इनवॉइसिंग से क्या मिलेगा हमारे पास? हमें पता लगेगा अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं, और परचेजिंग और लीड टाइम से हमें क्या पता लगेगा? दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितनी और किस तरह से है। सप्लाई चेन एंड वेंडर्स कम्युनिकेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड वेंडर्स कम्युनिकेशन इसमें इन्वॉल्व होगी। तो ये सारा चीजें मिला के हमारे पास क्या डेवलप होती है? दैट इज नोन टू बी एज ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या कहते हैं उसे हम? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमारे पास कितनी और किन बेसिस पे आएगी? अब पहली चीज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब यहाँ क्या है जी? शिपिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेलर, सेल ऑर्डर आया और उसके बाद इनवॉइसिंग आई, और इनवॉइसिंग से हमें पता लगा दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? ये सेल ऑर्डर आ रहा है, शिपिंग डिस्ट्रीब्यूटर लेटर एंड एंड यूजर से आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि दीज आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट, दैट इज ऑफ ERP। देन मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, MRP प्रोडक्शन शेड्यूल ये रहा। बिल ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट साथ साथ लेके चल रहे हैं। वर्क ऑर्डर आ रहा है, राउटिंग एंड लीड टाइम एंड परचेजिंग एंड लीड टाइम, दीज आर द पार्ट्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। के मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमने किस तरह से और किन बेसिस पे करनी है? दैट इज नोन टू बी एज MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP से क्या कहेंगे हम? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ERP एंड MRP, क्या चीज आ रही है? ERP एंड MRP। अब यहां क्या आ रहा है? सप्लाई चेन, वेंडर्स कम्युनिकेशन शेड्यूलर, EDI, एडवांस शिपिंग नोटिस एंड ई-कॉमर्स एक्सेट्रा। यानी कि वेंडर कम्युनिकेशन शेड्यूल्स, EDI, एडवांस शिपिंग नोटिस एंड ई-कॉमर्स, यानी एडवांस शिपिंग नोटिस कितना है और ई-कॉमर्स कितना है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी के दैट आर हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड एंड दैट इज नोन टू बी एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। उसके बाद है फाइनेंस, अकाउंट रिसीवेबल्स, देन लीड टू द जनरल लेजर, देन अकाउंट पेएबल एंड पेरोल, यानी पेएबल के बाद पेरोल बनता है। पेरोल मींस सैलरीज एंड वेजेस। तो यानी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स भी ERP में से बन रहे होंगे, अकाउंट पेएबल भी बन रहे होंगे और पेरोल्स की भी हमें इंफॉर्मेशन वहीं से मिलेगी, और दैट मींस दैट इज अ कंप्लीट नोन टू बी एज ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये क्या चीज है हमारे पास? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हमने एंटरप्राइज को कैसे और किन बेसिस पे डेवलप करके आगे लेकर चलना है। Enterprise resource planning can be highly customized to meet the specific business requirement, यानी हर बिजनेस के हिसाब से ये कस्टमाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? ये हर बिजनेस के हिसाब से कस्टमाइज हो सकता है और कस्टमाइज होके आगे लिया जा सकता है। Enterprise application integrations of EI allow ERP system to be integrated with warehouse, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी इस सारी चीजों से ये एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ यही करता है कि आपको लिंक अप करता है बाकी चीजों से,
एंटरप्राइज एप्लीकेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर से, अलाउज ईआरपी सिस्टम टू बी इंटीग्रेटेड, यानी ईआरपी सिस्टम को इंटीग्रेट भी कराता है कि किस तरह से, कैसे और किन बेसिस पे ये इंटीग्रेट होके आगे चलेगी। और उसमें सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज नोन टू वेयर हाउस मैनेजमेंट, जिसे गोडाउन्स कहते हैं, ठीक है, गोडाउन्स को आप मैनेज करें। लॉजिस्टिक्स, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, चैनलिंग आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग को कब, कैसे और किस तरह से हमने मैनेज करना है। एंड द लास्ट वन इज द क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट, यानी वेयरहाउस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह से और किन बेसिस पे होती है और कैसे होके आइडेंटिफाई होता है। सो दीज आर, दैट इज नोन टू बी एज अ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी। क्या कहते हैं हम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी। अगला है ERP systems has a potential to reduce transaction cost। ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बहुत रिड्यूस करता है ERP, बिकॉज हर चीज ऑन द सिंगल बोर्ड है ना, तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन कॉस्ट को ये रिड्यूस करता है। इंक्रीज द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्रीज द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को जो है वो चेंज करें, यानी इंक्रीज द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि जो भी यानी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी बढ़ जाता है और स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन भी काफी इंप्रूव कर जाती है, या यू कैन से काफी बढ़ जाती है, कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू सी और इंप्रूव द सिस्टम, और यू कैन से हाउ वी आर गोइंग टू इंप्रूव द सिस्टम्स ऑफ ओवरऑल आइटम्स। फैसिलिटेट अ स्ट्रेटेजिक एम्फोसिस ऑन जीआईटी सिस्टम एंड इंटीग्रेशन, यानी फैसिलिटेट करता है स्ट्रेटेजिक एम्फोसिस, यानी कि उस पे एम्फोसाइज करता है कि हमने जीआईटी को यूज करना है, बिकॉज इट्स हैज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ये क्या है हमारे पास इसके लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के हिसाब से वो आगे लेकर उसे चल रहा है। तो फैसिलिटेट अ स्ट्रेटेजिक एम्फोसिस ऑन जीआईटी सिस्टम, किस पे, जीआईटी सिस्टम एंड इंटीग्रेशन, जीआईटी सिस्टम्स को देखेंगे एंड इंटीग्रेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो फॉर facilitate a strategic emphasis on JIT system, strategic emphasis on JIT system, कि JIT system में जितना भी emphasis है, एंड इंटीग्रेशन किस तरह उसमें, और फर्दर उसी के साथ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस को हम आगे लेकर चलेंगे। एडवांटेजेस ऑफ ERP provides integration of supply chain, production and administration। अब ये इंटीग्रेशन का मतलब ये कि हर चीज हर तरह से डेवलप कर रहा होता है कि किस तरह से इंटीग्रेशन हो रही है और कैसे सप्लाई चेन डेवलप हो रही है और एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही है। प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन प्रोडक्शन, प्रोवाइड्स इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रोवाइड करेंगे इंटीग्रेशन को ऑफ सप्लाई चेन की इंटीग्रेशन को प्रोवाइड, यानी इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे सप्लाई चेन, प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, के एडमिनिस्ट्रेशन को भी आ रहा हो और प्रोडक्शन को भी हम इंप्रूव कर रहे हो। क्रिएट्स कॉमनैलिटी ऑफ डेटाबेस, किस क्या करता है, क्रिएट करता है कॉमनैलिटी ऑफ डेटाबेसेस को। कैन इनकॉर्पोरेट इंप्रूव्ड बेस्ट प्रोसेसेस, क्या कर सकता है, इनकॉर्पोरेट करता है इंप्रूव्ड बेस्ट प्रोसेसेस, यानी कि इंप्रूव्ड बेस्ट प्रोसेसेस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करता है। इंक्रीजेस कम्युनिकेशन, क्या करता है, इंक्रीजेस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन को और साथ ही कोलैबोरेशंस को भी बिटवीन बिजनेस यूनिट्स एंड साइट्स, किसके बीच में, बिजनेस यूनिट्स के बीच में एंड साइट्स के बीच में, कि इनको कोलैबोरेट कराना है। हैज ऑन ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर डेटाबेस, यानी ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर डेटाबेस भी होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कंपाइल करके रखी होती है। मे प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, ये क्या कर सकता है, ERP आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी प्रोवाइड कर सकता है कि हाउ यू आर बेसिकली स्ट्रेटेजिकली राइट, कि आप उसे किस तरह से और किन बेसिस पे स्ट्रेटेजिकली बेहतर कर सकते हैं। तो मे प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को देख सकता है। एंड ऑल्सो हैव ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, क्या होता है उसके पास, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी है, यानी ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर को भी ये आइडेंटिफाई करेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ ERP, जारी बात है जब एडवांटेजेस एग्जिस्ट करें तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू परचेज, इवन मोर सो टू कस्टमाइज, यानी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ERP, कई दफा 20-20, 25-25 लाख के होते हैं, और उसी तरह इनमें कस्टमाइजेशन में भी ज्यादा आपके पास, जिस तरह आप ज्यादा कस्टमाइज करेंगे उसकी उसी तरह कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, कि दैट्स हाउ इट्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज। इंप्लीमेंटेशन में रिक्वायर मेजर चेंजेस, अब क्या कह रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन क्या चाहिए, मे रिक्वायर मेजर चेंजेस इन द कंपनी एंड इट्स प्रोसेस, यानी इंप्लीमेंटेशन में रिक्वायर मेजर चेंजेस, यानी इंप्लीमेंटेशन में रिक्वायर मेजर चेंजेस।
इन द कंपनी एंड प्रोसेसेस, यानी इन द कंपनी एंड प्रोसेसेस उसका कितना डेवलप हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर मेजर चेंजेस इन द कंपनी एंड इट्स प्रोसेस, कि कंपनी एंड प्रोसेस के हिसाब से उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सके चेंजेस की। इज सो कॉम्प्लेक्स दैट मेनी कंपनीज कैन नॉट एडजस्ट इट। अब ये ईआरपी कई दफा इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि मेनी कंपनीज एडजस्ट कर ही नहीं पाती उसे। इट्स बीइंग इम्पॉसिबल कि उसे हम कैसे और किन बेसिस पे एडजस्ट करें। इन्वॉल्व्स एन ऑनगोइंग पॉसिबली नेवर, यानी इन्वॉल्व्स एन ऑनगोइंग पॉसिबली नेवर कंप्लीटेड प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये उसमें इन्वॉल्व होता है कि फॉर एवर गोइंग एंड पॉसिबली नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि जितना भी प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो नेवर एंडिंग है। क्या है उनके पास? नेवर एंडिंग है। एक्सपर्टीज इज लिमिटेड विद ऑन गोइंग स्टाफिंग प्रॉब्लम, यानी एक्सपर्टीज क्या होंगी? एक्सपर्टीज इज लिमिटेड विद ऑन गोइंग स्टाफिंग प्रॉब्लम, यानी एक्सपर्टीज जो है वो लिमिटेड होती है विद ऑन गोइंग स्टाफिंग प्रॉब्लम की। जो ऑनगोइंग स्टाफिंग प्रॉब्लम है उसके हिसाब से एक्सपर्टीज क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। एक्सपर्टीज इज लिमिटेड विद ऑनगोइंग स्टाफिंग प्रॉब्लम की। ऑनगोइंग स्टाफिंग प्रॉब्लम के हिसाब से एक्सपर्टीज जो है दैट आर लिमिटेड। ये हमारे पास क्या चीज आ रही? दे आर बीइंग लिमिटेड, और लिमिटेड के हिसाब से हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो एक्सपर्टीज इज लिमिटेड विद ऑनगोइंग स्टाफिंग प्रॉब्लम की। एक्सपर्टीज हमारी नॉर्मली लिमिटेड होती है विद ऑनगोइंग स्टाफिंग प्रॉब्लम की। जो ऑन गोइंग स्टाफिंग प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हमारे पास एक्सपर्टीज नॉर्मली क्या होती है? दे आर बीइंग लिमिटेड, कि ये हमारे पास लिमिटेड है और लिमिटेड के हिसाब से ही चल रही होती है। सैप्स एंड ईआरपी, अब यहां पे क्या है? सैप इज द कोर्स, यानी ये समझ लें कि दैट इज अ कोर्स नेम। कैश, कन्वर्ट ऑल फाइनेंशियल रिलेटेड लाइबिलिटी, convert all financial related activity, account receivable, general ledger, cash management, treasury, asset management, account payable. Promote to deliver, क्या आ रहा है हमारे पास? promote to deliver, cover front end, customer oriented activities, marketing, quote and order processing, transportation, documentation and labeling, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटी एंड गारंटी। आफ्टर सेल सर्विसेज भी एंड वारंटी एंड गारंटी भी एग्जिस्ट कर रही। डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्ट इंटर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्लांट मेंटेनेंस, शॉप फ्लोर रिपोर्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। रिक्रूट टू हायर, convert all HR and payroll oriented activities, time and attendance, payroll and travel and expenses again on payroll. Procure to pay, cover sourcing activities, vendor sourcing, purchase requisitioning, purchase ordering, purchase contract, inbound logistics, supplier invoicing, matching and supplier payment, settlement and supplier performance के supplier maintenance, performance and supplier each and every item जो है वो हमने इसमें identify करना है। तो that is how ERP is being maintained. Promote to deliver, design to manufacture, रिक्रूट टू हाई एंड प्रोड्यूस टू, प्रोक्योर टू पे, यानी ये सारी चीजें मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? दैट इज नोन टू बी एज अ ईआरपी। क्या बनता है हमारे पास? ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या हमारे पास एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इस तरह से या इन बेसिस पे डेवलप हो रहा होता है। और हर चीज इसके अंदर देखिए, फाइनेंस का टॉप का पोर्शन है, दैट इज मार्केटिंग, दैट इज HR एंड दैट इज मटीरियल मैनेजमेंट, दैट इज मटीरियल मैनेजमेंट। तो हर चीज को हमने वन बाय वन देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से ईआरपी को डेवलप हो रहा है और किस तरह से ईआरपी को डेवलप करके आगे लेकर जा रहे हैं। एंड द लास्ट वन, कन्वर्ट इंटरनल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, फोरकास्टिंग, रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग एंड फिजिकल इन्वेंट्री एंड मटेरियल हैंडलिंग। यानी फिजिकल इन्वेंट्री भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमारे पास मटेरियल किस तरह से और किन बेसिस पे मटेरियल आइडेंटिफाई हो रहा है या मटेरियल हमसे हैंडल हो रहा है। ERP in service sector, ERP system has been developed for healthcare, government, retail, sales, hotels and services, also called efficient consumer response EC system, efficient consumer response system ECR system. Objective is to tie sales to buying inventory, logistic and production. यानी objective is to tie the sales of buying inventory, logistics and production. यानी इन सारों को at the same time हमने क्या करना है? tie करना है for the purpose of increasing sales. So that's the end of the lecture number 10. What we have studied today, we have studied MRP. MRP हमने कैसे डेवलप कर रहे थे, जिसके अंदर हमने शेड्यूलिंग देखी, उसके बाद हमने ERP को देखा, GIT की क्या रोल है, हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि हाउ द GIT वुड अफेक्ट द वैल्यूज, यानी GIT हमारे पास किस तरह से और किन बेसिस पे चीजों को अफेक्ट करेगा। उसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, हाउ द नेट रिक्वायरमेंट प्लान एंड हाउ द ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लान हमारे पास आइडेंटिफाई होंगे। एंड उसके बाद हमने उसकी कुछ न्यूमेरिक्स भी देखे थे, किस तरह से नेट रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट प्लान आ रहा है, कुछ फार्मूलाज देखे थे ताकि हमें पता लगे। लीड टाइम के ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन हुई है कि लीड टाइम हमने कैसे और किन बेसिस पे डिफाइन किया और उनको हमने डिफाइन करके हमने किस तरह से आगे लेकर गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं ERP और GIT पे। तो GIT इज यस लेस एक्सपेंसिव बट एट द सेम टाइम नॉट completely manageable. So that means ERP और ERP एक और चीज भी देखी कि ERP supports GIT। किसको सपोर्ट कर रहा होता है वो? GIT, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम को वो सपोर्ट कर रहा होता है और उसी के हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहा होता है। So that means के that overall material requirement planning and GIT they are being linked and same is with the यानी कि यूं समझ लें कि यहाँ पे एक लिंकेजेस इन दोनों के बीच में नजर हमें आ रहा है कि दैट हाउ दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 10 एंड ऑल्सो आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू विद द न्यू चैप्टर के नया पढ़ेंगे उसमें, दैट इज ऑन द लेक्चर नंबर 11 एंड दिस इज द कोर्स ऑफ योर सेशनल्स। ऑलरेडी हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इसकी रिविजन्स कर ली थी। इस चैप्टर की रिवीजन नहीं की थी, दैट यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी किस तरह से मैंने क्या चीजें मैनेज करनी। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 10। अल्लाह हाफिज।